गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य कि विधानसभा या फिर विधान परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। और इस अनुच्छेद में देखिए क्या बातें की गई हैं कि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 188 जो कि राज्यों की विधान सभा या फिर विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा शपथ लिए गए जो विषय है उस पर इस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि जब नवगठित लोकसभा होती है तो उसमें जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नए सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं अब आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और ये प्रश्न है रिपोर्ट से संबंधित। रिपोर्ट यानी कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर रहा है? दिल्ली, टोक्यो, ढाका या फिर दुबई? करेक्ट आंसर सी है। बांग्लादेश की राजधानी विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर रहा है। किस रिपोर्ट के अनुसार? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार, जिसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में शहरों के ध्वनि प्रदूषण के स्तर को बताया गया है। और इस वर्ष इस रिपोर्ट में कितने शहरों का उल्लेख किया गया है? 61 शहरों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कि देखा जाए तो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वो दुनिया के सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर रहा है। और यहाँ पे जो है ध्वनि प्रदूषण कितना दर्ज किया गया है? तो 119 डेसिबल यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। डेसिबल जो कि ध्वनि की इकाई है। और यहाँ पे ढाका में, ठीक है, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है और ये दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दूसरा स्थान और कोई नहीं, ये उत्तर प्रदेश का शहर है जिसका नाम है मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पे है जहाँ पे 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। और तीसरे स्थान पे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है जहाँ पे 105 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। इस सूची में इस वर्ष 23 दक्षिण एशियाई शहरों को शामिल किया गया। दक्षिण एशिया में भारत भी आता है और भारत के 5 शहरों को शामिल किया गया है जो कि कौन कौन से हैं? कोलकाता है जहां पे 89 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। दूसरा देखा जाए तो आसनसोल, फिर जयपुर, फिर चौथा दिल्ली और पांचवा कौन सा? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। ठीक है, 5 शहरों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेगा। इस रिपोर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए सबसे शांत शहर कौन सा है? तो ये है इरबिड जो कि जॉर्डन के शहर है। और यहाँ पे 60 डेसिबल जो है ध्वनि दर्ज की गई है जो कि एक शांत शहर यहाँ पे माना गया। वहीं दूसरे स्थान पर लियोन जो कि फ्रांस का शहर है। और तीसरे स्थान पे मैड्रिड है, ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और यहाँ पे बेलग्रेड जो कि सर्बिया। ठीक है, तो ये जो है शहर काफ़ी शांत हैं। और अगर हम देखें कि हम किस आधार पे निर्धारित करते हैं कि कोई शहर शांत है, ध्वनि प्रदूषण वहाँ पे नहीं है, कौन से शहर पे ध्वनि प्रदूषण है, तो WHO के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई बाहरी आवासीय क्षेत्र है उसमें जो इन क्षेत्रों में ध्वनि की जो ध्वनि सीमा है वो देखिए 55 यहाँ पे होना चाहिए, 55 डेसिबल होना चाहिए। और अगर कोई कॉमर्शियल कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है ध्वनि की जो सीमा होनी चाहिए 70 डेसिबल होनी चाहिए। और अगर इस सीमा को पार कोई कर लेता है, ध्वनि पार करती है, तो वहाँ पे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है WHO, उसके दिशा निर्देश के अनुसार देखा जाए कि 70 डेसिबल से अधिक की अगर आवृत्ति है, ठीक है, तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण के तहत गिनी जाएगी। और ये ध्वनि काफ़ी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें जिसकी राजधानी नैरोबी जो कि केनिया की राजधानी नैरोबी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और यहाँ के प्रमुख जो है वो इंगर एंडरसन है और संस्थापक मॉरिस स्टांग्स जो है वो UNEP के संस्थापक है। ठीक है, आते हैं हम अगले पृष्ठ पे, ध्यान रखिएगा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या फिर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ए है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। और हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले विंग्स इंडिया 2022 के बारे में भी चर्चा किया था कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है। आइए फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो देखा जाए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन 3 लोगों ने संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। कहाँ पे? हैदराबाद। और हैदराबाद में भी कहाँ? तो बेगमपेट एयरपोर्ट पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद में। और यहीं पे विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। और इस समारोह के दौरान देखा जाए तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त करने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? एयरपोर्ट लिमिटेड, कोचिन इंटरनेशनल। इस एयरपोर्ट ने देखा जाए एक मिशन चलाया था, मिशन सेफगार्ड। जब महामारी थी वर्ष 2020 में, कोविड-19 महामारी के दौरान एक मिशन जो सुरक्षित यात्रियों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए ये मिशन सेफगार्ड नामक जो है एक सुविधाजनक परियोजना चलाया था। और इनको काफ़ी सफल क्रियान्वयन इसका किया था, जिस कारण से इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और वहीं पर अगर देखा जाए जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने जो हवाई अड्डे ने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 द्वारा एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो हरित कुशलता जो हरित प्रथा है उसके लिए विंग्स इंडिया 2022 का एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार किसने जीता है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। और वहीं बेंगलुरु के कैंपगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो उस हवाई अड्डे ने सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके तहत कौन कौन से पुरस्कार किन किन एयरपोर्ट को दिया गया वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2022 में अर्थ आवर कब मनाया गया? 24 मार्च को, 26 मार्च को, 25 मार्च को या फिर 27 मार्च को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, अर्थ आवर जो है वो प्रत्येक वर्ष के मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उसी दिन अर्थ आवर डे मनाया जाता है। और इस बार मार्च का अंतिम शनिवार 26 मार्च को था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 26 मार्च को। तो प्रत्येक वर्ष का जो मार्च का महीना होता है उस मार्च महीने के अंतिम शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए क्या है? दुनिया भर के लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस वर्ष जो है 2022 में 26 मार्च को, जो कि मार्च महीने का अंतिम शनिवार था, अर्थ आवर डे 2022 मनाया गया। और अर्थ आवर 2022 का देखिए विषय किस पे था? हमारे भविष्य को आकार दे, शेप अवर फ्यूचर पर ये केंद्रित था विषय। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है वार्षिक रूप से, यानी कि प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत जो व्यक्ति हैं, जो समुदाय है, कॉर्पोरेट जो घर, उनमें जो है 1 घंटे के लिए रात को 8:30 से 9:30 बजे तक अपनी लाइटें बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दिन रात के समय में पूरी दुनिया में 1 घंटे के लिए बिजली की खपत को बंद करा दिया जाता है और हर जगह सिर्फ अंधकार रहता है। और इसी कारण से इसे अर्थ आवर कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। अगर हम वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। कहाँ पे? मोरगे, स्विट्जरलैंड में किया गया था। मुख्यालय देखिए ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष और सीईओ जो हैं वो कार्टर रॉबर्ट जो है यहाँ के अध्यक्ष और सीईओ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सानिया नेहवाल, सिक्की रेड्डी, अपर्णा पोपट या फिर पीवी सिंधु? करेक्ट आंसर इज डी है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। और इन्होंने देखिए किसको पराजित किया है? तो ये चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है बुसानन ओंगबाम रुंगफान। ठीक है, बुसानन ओंगबाम रुंगफान को इन्होंने पराजित किया। और अंतिम जो है 49 मिनट तक ये मुकाबला चला था, जिसमें देखा जाए तो 21-16 और 21-8 से मुकाबले इन्होंने पराजित किया है पीवी सिंधु ने थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन को। ठीक है, अगर वहीं हम पुरुष एकल की बात करें तो देखा जाए पुरुष एकल के फाइनल में जो भारत के एच.एस. प्रणॉय को
हार का सामना करना पड़ा, यानी कि वो फाइनल में नहीं जीते और इनको इंडोनेशिया के जॉनथन क्रिस्ट ने जो है वो हराया है 21-12 से 21-8 से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिला एकल से प्रश्न पूछा जा सकता है स्विस ओपन। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन किया गया? सूरत, इंदौर, गुरुग्राम या फिर मुंबई? आंसर इज सी। ठीक है, यहाँ पे माफ़ करिएगा, आंसर इज ए है। सूरत में किया गया, गुजरात के सूरत में स्टील के कचरे से बनी हुई, जो स्टील होता है वो जो स्टील का जो कचरा होता है उससे रोड बनाया गया है, और ये भारत की पहली स्टील रोड है जिसका उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को देखा जाए किसके किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और साथ ही साथ केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस्पात और नीति आयोग की मदद से सूरत में इस प्रोजेक्ट को काम किया गया है। ठीक है, इस सड़क का निर्माण जो है वो पूरी तरीके से 1000% संसाधित स्टील स्लैग से किया गया है, और वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन, ठीक है, जो वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन सरकार के द्वारा चलाया गया है, इसी कार्यक्रम के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया है। और इसमें देखा जाए 1 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जो कि 6 लेन में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सूरत में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये देखिएगा, ये शिल्प मेला अभी चल रहा है और ये हरियाणा में किया गया है 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन। तो ये एक तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार साथ ही साथ पर्यटन विभाग के द्वारा हरियाणा की ओर से जो राज्य के जिला कहाँ पे? फरीदाबाद में। ठीक है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में 35वां सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले में एक देखा जाए तो पार्टनर नेशन होगा और एक देखा जाए थीम स्टेट होगा। अगर हम पार्टनर नेशन की बात करें तो उज्बेकिस्तान जो है 35वें सूरज कुंड मेले का पार्टनर नेशन है, और वहीं पे अगर थीम स्टेट की बात करें तो इस बार यूटी को शामिल किया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वो थीम स्टेट रहा है। ठीक है, इस मेले में यह जो मेला है वो 10 पूरे देश के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध और विविधता को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर देखें कि पहली बार सूरज कुंड मेले का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1967 में किया गया था, 1987 में किया गया, माफ़ करिएगा। और पिछले साल यानी कि वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इस मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, थीम स्टेट याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर नेशन उज्बेकिस्तान था। 20 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से पार्टनर नेशन कौन है? उज्बेकिस्तान है। थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगर ये देखिए आपके सामने भारत का मैप खुला है और आप यहाँ पे देख रहे हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की दोस्तों बात करें तो ये एक यूटी से और बाकी स्टेट से जो अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और फिर देखा जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से और पंजाब से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, हरियाणा जिसकी राजधानी देखिए चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अनिल अरोड़ा, पुनीत कपूर, शशिधर सिन्हा या फिर मुकेश सिंह? करेक्ट आंसर इज सी है, शशिधर सिन्हा को बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब देखेंगे बार्क इंडिया का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईपीजी मीडिया बेट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, शशिधर सिन्हा को ये बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का चेयरमैन चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो संस्था है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये देश भर में जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के दर्शकों की संख्या की माप करने वाली ये संस्था है, और इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? शशिधर सिन्हा। ठीक है, सिन्हा को देखा जाए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बोर्ड में भी हैं ये। ठीक है, बार्क की बात करें दोस्तों तो बार्क इंडिया का जो गठन किया गया था वर्ष 2010 में किया गया था। किनके द्वारा? तो ये विभिन्न हितधारकों के जो निकाय हैं, जैसे कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन आदि जो है संस्था, इनके सहयोग से बार्क इंडिया का गठन 2010 में किया गया था। अब बार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, और यहाँ के वर्तमान के जो सीईओ हैं वो है नकुल चोपड़ा जो है वो सीईओ हैं। ठीक है, अध्यक्ष देखिए बनाया गया है किसे? ये चेयरमैन बनाया गया है शशिधर सिन्हा को। ठीक है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्कर
इस बार ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी बना हुआ है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी का ऑस्कर जीता है? द आइज ऑफ टेमी फे, किंग रिचर्ड, वेस्ट साइड स्टोरी या फिर कोडा? करेक्ट आंसर इज डी है, कोडा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी का पुरस्कार जीता है ऑस्कर पुरस्कार में। ये 94वां जो है ऑस्कर फिल्म पुरस्कार था। तो 94वां अकादमिक पुरस्कार में फिल्म कोडा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। आप इसकी तस्वीर देखें। और फिल्म कोडा के जो ट्रॉय कास्टूअर जो हैं, जो कि सहायक अभिनेता के रूप में थे, और इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमिक पुरस्कार जीतने वाले ये पहले बधिर व्यक्ति बने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर देखा जाए तो जैन कैम्पियन की जो मनोविज्ञान पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग, उस फिल्म के लिए इनको, जैन कैम्पियन को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। अगर हम एक अकादमिक पुरस्कार की बात करें तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज ने 94वें अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। और इस समारोह जो हुआ, ये पुरस्कार जो समारोह था, ये हॉलीवुड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में हुआ है। पहला अकादमी पुरस्कार जो था वो वर्ष 1929 में प्रदान किया गया था। और ये देखिए आपके सामने कुछ लिस्ट खुली हुई हैं जिनको इस वर्ष जो है पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला देखिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन किस फिल्म के लिए? द आइज ऑफ द टैमी फेयर के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, जो कि आप देख ही रहे होंगे, थप्पड़ मारा इन्होंने, तो काफ़ी चर्चा में बने हुए विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। और वहीं पे देखा जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैम्पियन, जिनको किस फिल्म के लिए इनको निर्देशन के लिए? द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर समर ऑफ सोल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर ड्राइव माई कार। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर है यहाँ पे एनेकेंटो। और यहाँ पे देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री किसको मिला है? एरियाना डेबोस, वेस्ट साइड स्टोरी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड से। और इस बार काफ़ी चर्चा में भी ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विस्तारित रेंज का परीक्षण किया गया? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर इज बी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज का परीक्षण किया गया है। तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह, ठीक है, सरफेस टू सरफेस है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। सतह से मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। इसका जो है परीक्षण किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को देखा जाए किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भारत के DRDO द्वारा और रूस का NPO मैसिनो एस्ट्रोएनिया के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। इस मिसाइल की देखिए खासियत क्या है? यह मिसाइल जो है आवाज़ की गति से 3 गुना यानी कि 2.1 मैक की रफ्तार से ये उड़ती है। ये रडार को भी चकमा दे सकती है और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ा करके 350 से 400 कर दिया गया है, ठीक है। इस मिसाइल का नाम देखा जाए भारत और रूस की 2 प्रमुख नदियों, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्को के नाम पे जो है रखा गया है। उसी के आधार पे ब्रह्मपुत्र इसे जो है ब्रह्मोस मिसाइल इसे कहा गया, ठीक है। तो जो कि हम अंडमान और निकोबार की बात करें दोस्तों, तो आइए थोड़ा सा अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते हैं, जो कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार के ये आप देखें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसकी जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर है। देखा जाए अंडमान जो है कई भागों में बटा है, जैसे कि नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है और यहाँ पे लोअर अंडमान है, ठीक है। और लोअर अंडमान में ही जो है राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन से द्वीप पे जो है अंडमान निकोबार की राजधानी अवस्थित है? तो वो है लोअर अंडमान, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और उसके देखिए नीचे क्या है? लिटिल अंडमान। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए आप कार निकोबार, फिर यहाँ पे देखेंगे ग्रेट निकोबार। ये कुछ भाग हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे नॉर्थ जो है वो नॉर्थ अंडमान है और सबसे दक्षिण देखा जाए तो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्रेट निकोबार की बात करें, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ये भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहीं पे स्थित है, वो डूब गया था, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिणतम और सबसे उत्तरी और साथ ही साथ सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी
जो सीमा है वो कौन सी है, सबसे बिंदु कौन सा, उसको किस नाम से जाना जाता है, जो भारत की मुख्य भूमिका है, ठीक है। और ये देखा जाए भारत का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है वो स्थित है, ठीक है। इस द्वीप पे अगर हम ग्रेट निकोबार द्वीप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इस द्वीप पर भारत की सबसे बड़ी या सबसे आदिम जनजाति रहती है, जिसका नाम है शोम्पेन्स। बहुत ये चर्चा में था शोम्पेन्स, जो कि ये भारत की सबसे आदिम जनजाति है जिसका निवास है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ये निवास स्थान है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है राज्यपाल उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ पे 10 डिग्री जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अगर हम निकोबार देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे देखा जाए इंडोनेशिया, अगर हम देखें तो निकोबार जो अंडमान निकोबार है वो कुछ देशों के साथ लगभग जो है आसपास उसके देश हैं, जैसे कि उत्तर में देखिए तो म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है। और यहाँ पे देखा जाए इस क्षेत्र में ग्रेट निकोबार के दक्षिण की तरफ देखें तो इंडोनेशिया स्थित है। और ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया और यहाँ पे ग्रेट निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल गुजरता है जिसको ग्रेट चैनल कहते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार के और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल स्थित है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे मैं प्रश्न पूछती हूँ, आंसर करिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और वो कहाँ अवस्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 2 चीज़ मैंने आपसे पूछा कि कौन सा हमारे जो है मुख्य भूमि का जो सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग है, ठीक है। आज ज्योग्राफी से संबंधित मैं कल प्रश्न पूछ रही हूँ, कल मैंने आपसे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो अपने स्टैटिक पोर्शन को भी तैयार करते चलिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास बिल्कुल पास आ चुका है। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और अब हम आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित कर्नाटक के बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर, M.K. जैन, कृष्ण गोपाल कृष्णन या फिर PV कानून को। करेक्ट आंसर इस सी है, कृष्ण गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा भी किए थे कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में कंपनी एक्ट यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है किसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, जिसका उद्घाटन रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया। कहाँ पे, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है, एज अ कंपनी है ये। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कृष्ण गोपाल कृष्ण, जो कि इंफोसिस के सह-संस्थापक भी हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद के किस उत्पाद का चयन किया गया है, ठीक है। आप मुझे बताइए मुरादाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है, और एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मुरादाबाद के किस उत्पाद का चयन किया गया। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, ये मुझे बताएं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स से संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएं, डाउनलोड करें, उसको रिवीजन करें और अपना लग जाइए, अपने स्टैटिक्स पोर्शन को भी तैयार करते रहिए। रिवीजन मूड में बिल्कुल आ जाइए, सर पे एग्जाम है, ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास, ठीक है। अब बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो आपकी मर्ज़ी, लाइक करिए, कमेंट आपकी मर्ज़ी। हाँ, मुझे जो लोग आंसर रेगुलर करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसी तरह आंसर करते रहिए आप लोग। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।